Here is a question from IIT related to electric field intensity due to a solid sphere. बच्चों, हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं और वो भी रिलेटेड टू स्फीयर, तो स्फीयर दो तरह का होता है। एक को हम बोलते हैं हॉलो स्फीयर, दूसरे को बोलते हैं सॉलिड स्फीयर। अगर सॉलिड स्फीयर वो भी इंसुलेटेड मटेरियल का बना है तो उसका पूरा वॉल्यूम में ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड माना जा सकता है। लेकिन अगर वो स्फीयर सॉलिड है बट मेटालिक है तो चार्ज चाहे जहां भी रखिएगा सरफेस पर ही आ जाएगा, मतलब वो हॉलो जैसा ही बिहेव करता है। राइट। अब देखिए यहां पर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है। ए स्मॉलर solid sphere of radius r is cut up from a charged sphere of volume charge density rho and radius capital R. The center of a smaller sphere is at a distance a from center of bigger sphere. Then electric field intensity at a point inside the smaller sphere. ओवरऑल क्वेश्चन कुछ ऐसा बनता है कि एक बड़ा सा स्फीयर है, यस सॉलिड स्फीयर है, और इसका पूरा वॉल्यूम में ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये रहा उसका सेंटर, तो इसका पूरा वॉल्यूम में ही चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है रो के बराबर, ऐसा कुछ मान सकते हैं। और इसका अपना रेडियस है कितना, कैपिटल आर। यस, ये तो गिवन है फिलहाल। अगर यहां इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पूछता तो कोई बात ही नहीं था। अगर ये पूछा होता कि इसका सेंटर से स्मॉल आर की दूरी पर कोई जगह है पी, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए, तो आईआईटी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करने वाले हर स्टूडेंट को पता है कि सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E इक्वल टू, अगर हम वेक्टर फॉर्मेट में लिखें तो E इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर वेक्टर, रेडियस के डायरेक्शन में होता है, जहां आर का मतलब सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पर फील्ड निकालना है। ये हमेशा हर आदमी जानता है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये बड़ा वाला जो स्फीयर है, इस स्फीयर में से एक छोटा स्फीयर को कट ऑफ कर लेना है, काट के निकाल के फेंक देना है, काट कर निकाल लेना है, तब तो वहां पर कैविटी डेवलप हो जाएगा, कैविटी डेवलप हो जाएगा, कैविटी डेवलप हो जाएगा। और उस कैविटी के अंदर भीतर किसी पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके अंदर हमको निकालना है। ये ओवरऑल प्रॉब्लम बन के आ रहा है। ओके, अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे करें बच्चों। इस प्रॉब्लम को अगर हमें करना है तो हम इस प्रॉब्लम को करने के लिए क्या करते हैं कि आइए इस स्फीयर का सेंटर से कितनी दूरी पर, ए दूरी पर एक स्फीयर और काट के हटा लेना है। ठीक है, काट के यहां से हटाना है। यहां से एक स्फीयर को काट के हटा देना है। ओके, मान लेते हैं कि ये वाला स्फीयर काट के यहां से निकाल लिया। ओके, इस कट ऑफ स्फीयर का कहीं सेंटर मान लेते हैं ओ डैश। ठीक है, ठीक है। जब हमने काट के इसको निकाल लिया तब तो वहां पर इस पार्ट में कोई चार्ज नहीं होगा। राइट,
अब ये नहीं होगा, इसका मतलब ये मत कह दीजिएगा कि वो छोटा वाला स्फीयर के अंदर फील्ड जीरो हो जाएगा ना। स्फीयर के अंदर फील्ड तभी जीरो होता है जब उसके बाहर में जो चार्ज हो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हो। नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर तो ये स्फीयर है लेकिन इधर में चार्ज ये यूनिफॉर्म नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। इसलिए मत कह दीजिएगा कि ये ब्लू वाला जो स्फीयर हमने खींचा है उसके भीतर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ऐसा कहना गलत हो जाएगा, राइट। हाँ, अब आते हैं, चलिए अब क्वेश्चन में बोला था कि इसका सेंटर से इसका सेंटर के बीच की दूरी कितना है, ए है मान लेते हैं। मतलब ओ से ओ डैश की दूरी कितना के बराबर है, ए के बराबर है, ठीक है। अब अंदर में इसका भीतर के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है। ये जो कट ऑफ स्फीयर है उसके अंदर में, उसके भीतर में, इनसाइड द स्मॉलर स्फीयर किसी खास पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। तो चलो बच्चों मान लेते हैं कि एक खास पॉइंट ले लिया हमने, पॉइंट पी ले लिया, पॉइंट पी ले लिया, उसके भीतर में कोई पॉइंट ले लिया पी, ओ डैश के दूरी से, और ये दूरी ये रहा आपका यहां से यहां तक, राइट। चलिए आते हैं और इसको हम ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा। चलिए मान लेते हैं कि P एक पॉइंट है जो स्मॉलर स्फीयर के भीतर में बैठा हुआ है। उस पॉइंट P पर निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए कि जब ये पूरा स्फीयर था तो पॉइंट P पर कितना फील्ड रहा होगा, तो पॉइंट P पर कितना फील्ड रहा होगा। तब हम क्या करेंगे, यहां पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे कि अगर ये पूरा स्फीयर था, कटअप नहीं था, तो पॉइंट P पर फील्ड कितना होता, तो ρ/3ε0, और इसका सेंटर से पॉइंट P की दूरी वेक्टर फॉर्मेट में लिखते हैं तो हम लिखते हैं OP वेक्टर, मतलब फ्रॉम O टू P, अवे फ्रॉम द सेंटर। स्फीयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है अगर पॉजिटिव चार्ज है तो, और रेडियली इनवर्ड होता है अगर नेगेटिव चार्ज हो तो, इसलिए इसे हमने डाल दिया। ओके, अब सवाल ये है कि जैसे ये छोटा वाला स्फीयर को काट के यहां से हटाएंगे, काट के हटाएंगे, तब तो यहां का चार्ज भी हट जाएगा ना। ये पोर्शन, ये जो वॉल्यूम होगा यहां पर चार्ज ही नहीं होगा। इसका मतलब अब जो यहां पर पॉइंट P पर फील्ड बचेगा वो इस रिमेनिंग भाग की वजह से ही बचेगा। यस, तब जब तक नहीं काट के हटाया था तब तक तो फील्ड इतना था, क्योंकि चार्ज ये रिमेनिंग पार्ट में भी था और ब्लू वाला स्फीयर के अंदर भी चार्ज था। तो दोनों का मिला के यहां पर फील्ड कितना है, इतना। दोनों का मिला के मतलब ये ब्लू स्फीयर और ये जो रेड वाला जो रिमेनिंग है मिला दे तो पूरा कंप्लीट स्फीयर बनता है। तो इस कंप्लीट स्फीयर का जो फील्ड था वो इतना था। जैसे हम ये ब्लू वाला स्फीयर को काट के हटाएंगे उसका भाग का इलेक्ट्रिक फील्ड वहां कम हो जाएगा। तो हटाने के बाद पॉइंट P पर नेट फील्ड कितना बचेगा, तो इसी में से माइनस कर लेंगे किसको, इस स्फीयर का जो ब्लू वाला स्फीयर का जो फील्ड है वो माइनस कर लेंगे, इसका जो हिस्सा बनता है वो माइनस हो जाएगा। ये सुनो, जैसे हम कहते हैं ये हाथ में और ये हाथ में कुछ रुपया है, कुछ दोनों को प्लस करते हैं तो 20 रुपीज है, ये और ये मिला के दोनों 20 रुपीज है। अगर इसमें 15 है तो इसमें कितना, तो 20 माइनस 15 कर लेते हैं। यस, तो दोनों का मिला के मतलब ये रिमेनिंग पार्ट और ये ब्लू पार्ट के मिला के ये होता है। अगर हम इसको काट के हटा लिया तो इसके हिस्से का फील्ड यहां से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर, ऐसे हम बोल सकते हैं, आफ्टर कट ऑफ फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, कितना फील्ड इंटेंसिटी होगा पॉइंट P पर
अगर इसको काट के हटा लिया जाए तो बचेगा फील्ड कितना, ई डैश इक्वल टू हाउ मच, वेक्टर ई डैश लिख देता हूं, ई वेक्टर पहले वाला फील्ड माइनस पहले वाला फील्ड माइनस इस ब्लू वाला स्फीयर का जो हिस्सा है उसको माइनस कर लिया जाए। यस, तो ब्लू वाला जो काटे हैं आपने, इस ब्लू वाला स्फीयर का फील्ड कितना, सिग्मा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू ओ से लेकर पी तक, ओ टू ओ डैश टू पी, ओ डैश टू पी, ओ डैश, इसका सेंटर ब्लू वाला स्फीयर का सेंटर यहां है ओ डैश। यस, तो ओ डैश टू पी, यही फील होता है। अब यहां से वैल्यू को अगर हम लोग पुट करें तो क्या निकलता है, देखते हैं। जैसे इस वैल्यू को हम पुट करते हैं तो निकलता क्या है, तो वैल्यू पुट करने के बाद आपका इसमें वैल्यू अगर पुट कर दूं तो निकलता है, इसको मिटा देता हूं अभी, यानी कि आफ्टर ई डैश इक्वल टू ई टोटल फील्ड माइनस ब्लू वाला स्फीयर का फील्ड, कट ऑफ पार्ट का फील्ड, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट ओ डैश पी। अब इसी का वैल्यू को पुट कर दीजिए यहां से, ये पूरा स्फीयर का फील्ड था, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट ओ पी माइनस रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट ओ डैश पी। कॉमन ले लेते हैं, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट ओ पी माइनस ओ डैश पी। अब ओ डैश पी, अब आप लोग यहां पर देख ले सकते हैं कि ये था बड़ा वाला स्फीयर का सेंटर ओ, ये था छोटा वाला स्फीयर का सेंटर ओ डैश। यस, ये था पॉइंट पी, तो इसका नाम ओ डैश, यस, इसका नाम ओ पी, इसका नाम ओ पी, यस, तो ये हो गया आपका ओ डैश पी। अब क्या करना है, ओ पी मतलब इसमें से माइनस ओ डैश पी मतलब ये माइनस करेगा तो क्या आएगा, ओ पी माइनस ओ डैश पी, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के मुताबिक ये होगा ओ डैश। सो क्यों ना हम इसको डाल दें, दिस इज इक्वल टू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू ओ डैश, और ओ डैश मतलब क्या, दोनों स्फीयर के सेंटर के बीच की दूरी, ओ डैश मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो सेंटर टू सेंटर के बीच की डिस्टेंस, और सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना, स्मॉल ए, राइट। सो इट इज इक्वल टू व्हाट, स्मॉल ए। सो आपका जो नेट फील आता है बच्चों, आप लोगों का जो नेट फील आता है, ई डैश इक्वल टू हाउ मच, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू व्हाट, वेक्टर ए डाल सकते हैं। ओके, दिस इज द वैल्यू। अब देखिए यहां पर रो कांस्टेंट है, 3 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और ये जो वेक्टर ए है सेंटर टू सेंटर के बीच की दूरी वो भी तो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्मॉलर स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर फील्ड इतना ही होगा, मतलब पॉइंट पी के पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है ये फील्ड, दैट इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट।
कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब इस स्मॉलर स्फीयर के अंदर में हर पॉइंट पर फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट होगा और वो इतना ही के बराबर होगा। ठीक है, सो आंसर इज, पहला दिया था इज यूनिफॉर्म एंड नॉन जीरो। यूनिफॉर्म तो है, यस कांस्टेंट है, नॉन जीरो भी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। फिलहाल चलते हैं, इज जीरो एवरीवेयर, नहीं ये तो गलत हो गया। सी देखते हैं, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट ए, हाँ मैग्नीट्यूड तो इतना ही है, इसलिए ऑप्शन सी भी क्या है, सही है। यस, अगर ऑप्शन सी सही है तो इसका मतलब ये तो सही नहीं हो सकता, दैट इज द केस। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को यहां पर इजीली कर पाएंगे। थैंक यू।